नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 6 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं जानकारियां कौन से विषय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के संसद में सवाल हुआ है कि सरकार ने गठित तो कर दिया, अब कमेटी कब बनाएगी सरकार, इसको लागू कब करेगी सरकार, कमेटी का रिकमेंडेशन कब सबमिट होगा। इन विषयों को लेकर के संसद में कल ही सवाल किया गया है, जिसका जवाब भारत सरकार ने दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, 568 सर्कुलर को लेकर अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स जानकारी नहीं रख रहे हैं। आज के डेट में भी, फरवरी के महीने में भी 568 सर्कुलर का एरियर पेंशनर को मिला है। जी हां, ये भी आगे आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, डीजीआर की अगुवाई में गुवाहाटी में जॉब फेयर है, यानी कि नौकरी का मेला लगेगा। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएससीपी दिलाने का मुद्दे के ऊपर अब जोर देने की जरूरत है, क्योंकि आप सब ने देखा प्री मैच्योर रिटायरीज को तो न्याय मिल गया ओआरओपी में। इसी तरीके से एमएससीपी भी 2006 से पुराने पेंशनर्स को दिलाने के लिए, इस न्याय के लिए भी किसी ना किसी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी सभी पीएमआर को लागू होगा क्या, क्योंकि अभी माननीय कोर्ट से फैसला आ गया है। ये जो फैसला केवल उन रिटायरीज को लागू होगा जिन्होंने केस किया है, या सभी के लिए लागू होगा, ये सवाल आपके भी मन में होगा। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका लास्ट बेसिक पे क्या था रिटायरमेंट के समय में, क्या उसी लास्ट बेसिक पे को लेकर के आपका पेंशन बना है, ये जरूर चेक कीजिएगा। बहुत सारे पेंशनर्स के केस में ये हुआ है कि जो लेटेस्ट बेसिक पे उनका था रिटायरमेंट के समय में, वो बेसिक पे के बजाय उनको पुराना बेसिक पे के साथ पेंशन फिक्स किया है। आज आपको लेटर पीपीओ दिखा के इस चीज को समझाऊंगा, कैसे आपको जागरूक रहना है। तो चलिए इन्हीं 6 विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, डीजीआर की अगुवाई में पूर्व सैनिकों को नौकरी का आसान मौका, तैयार रहें जॉब फेयर के लिए। जी हां दोस्तों, डीजी रीसेटलमेंट की अगुवाई में गुवाहाटी के नारंगी में जॉब फेयर यानी कि नौकरी का मेला लगने जा रहा है। इसको लेकर के एडवर्टाइजमेंट किया गया है। 7 फरवरी 2025 को यह मेला लगेगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको उस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे हैं, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट की तरफ से दी गई है, और ये जो जानकारी है ये जॉब फेयर से जुड़ी हुई है, यानी कि नौकरी का मेला लगेगा दोस्तों। और लगेगा कहां? गुवाहाटी में। जी हां दोस्तों, कई तरह की नौकरियां होंगी आपके लिए। आप अगर पूर्व सैनिक हैं, नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए चांस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 7 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें आप बहुत तरीके के जो पीएसयूज होते हैं उसमें आपको नौकरी करने के लिए आपको मौका मिल सकता है। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब देखिए 7 फरवरी 2025 सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, और जगह है ब्रह्मपुत्र हॉल, जो कि नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी में है। और अगर आप आसाम के रहने वाले हैं, नजदीक के कहीं के रहने वाले हैं, तो आप अपने पूरे डिटेल्स के साथ वहां जा सकते हैं। और आपको डिटेल्स क्या लेके जाना है? ईएसएम आई कार्ड एंड 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट सीवी यानी कि बायोडाटा फॉर्म होता है, जिसको हम रेज्यूमे भी कहते हैं। वो आगे फॉर्मेट भी उसका दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बेनिफिट फॉर ईएसएम जॉब सीकर, यानी कि ईएसएम के लिए बेनिफिट क्या है इसमें सीधा आप जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कॉर्पोरेट हैं, उनके साथ सीधा संपर्क में आकर के जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, जो भी आपके उसमें तनख्वाह कितना होगा, सारा चीज डिटेल्स लेकर के इस जॉब फेयर में आपकी नौकरी को फिक्स कर सकते हैं। देखिए पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पर है। तो नारंगी में होने वाला है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हॉल में। तो आपको लेके क्या जाना है? आपका आई कार्ड ले जाना है, और साथ ही साथ आपका रिज्यूमे यानी कि आपका बायोडाटा फॉर्म। अब देखिए इस तरीके का रिज्यूमे बना लीजिएगा, और इसके 5 कॉपी, साथ ही साथ आपका पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, ये इस तरीके का एक रिज्यूमे बना करके आप ले करके जा सकते हैं, जिसमें आप अगर नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक कोशिश प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएससीपी दिलाने के लिए कोर्ट केस हो जाए, एक अपील। दोस्तों, आप सबने देखा कि ओआरओपी प्रीमेच्योर रिटायरीज को लागू नहीं था,
लेकिन माननीय कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट से किस तरीके से जो है जजमेंट आता है। माननीय कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि प्रीमेच्योर को आप ओआरओपी के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। डेट के आधार पर 2014 जुलाई से पहले वालों को दे रहे हैं, बाद वालों को नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो यही हूबहू केस एमएससीपी को लेकर भी 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ हो रहा है। 2006 से पुराने पेंशनर्स अगर सिपाही है तो सिपाही का पेंशन ले रहा है, लेकिन उसके बाद वाले एमएससीपी के हिसाब से नायक या हवलदार का पेंशन ले रहे हैं। तो इसको लेकर भी किसी न किसी संस्था को सामने आना पड़ेगा, या तो फिर पेंशनर्स का एक समूह बन के उसको लेकर के केस करना पड़ेगा माननीय कोर्ट में, क्योंकि जब तक ये मुद्दा कोर्ट में नहीं जाएगा उससे पहले इसका निपटारा होना मुश्किल है। दोस्तों, जिस तरीके से प्रीमेच्योर को न्याय मिला उसी तरीके से माननीय कोर्ट से ही दोस्तों जो 2006 से पुराने पेंशनर हैं, एमएससीपी का मुद्दा जिनको लागू होना चाहिए उनको भी न्याय मिल सकता है। तो इसको लेकर के मेरी तो अपील है हमारी संस्थाओं से, जो भी कोर्ट केस करते हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी हो गया या बाकी जो भी संस्थाएं हैं, वो भी इस चीज को लेकर के 2006 से पुराने पेंशनर्स को बेशक ओआरओपी में, केवल ओआरओपी में एमएससीपी दिलाने को लेकर के केस लड़ें ताकि उनको भी न्याय मिल सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या अब जुलाई 2014 के बाद के 100% पीएमआर को मिल जाएगा ओआरओपी ऑटोमेटिकली? दे दिया। जी हाँ, अब माननीय कोर्ट ने फैसला दे दिया। आप ये सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इस फैसले के बेस पर क्या अब सभी के सभी प्रीमेच्योर जो कि जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी हैं, क्या उनको ओआरओपी मिल पाएगा? क्योंकि आपने देखा है दोस्तों कि जो कोर्ट केस हुआ है उसमें कुछ ही पेंशनर्स हैं, 100-130 के आसपास पेंशनर्स हैं जिन्होंने ये केस किया था। अब इस केस के आधार पर उन पेंशनर्स को तो ओआरओपी मिल जाएगा प्रीमेच्योर रिटायरी, लेकिन बाकी जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरी हैं जुलाई 2014 के बाद के, क्या उनको भी इसी माननीय कोर्ट के फैसले के बेस पर जो है मिल जाएगा ओआरओपी का फायदा? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके मन में भी होगा। दोस्तों, अभी तो कोर्ट का जजमेंट आया है, अब ये जजमेंट सरकार के पास जाएगा, भेजा जाएगा, पीसीडीए को भेजा जाएगा कि माननीय कोर्ट का ये आदेश है, अब ओआरओपी प्रीमेच्योर रिटायरीज को जिनका भी उसमें नाम है, पिटिशनर जो भी हैं, उनको दे दिया जाए। ऐसे ये पहले तो सरकार के पास जाएगा। अब यहां पर दो चीजें होती हैं, सरकार क्या तुरंत ही ग्रांट करेगी या सरकार इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी? दो कंडीशंस हैं। अब मान लीजिए सरकार इसको ग्रांट करती है, चैलेंज नहीं करती है, इसमें भी दो कंडीशंस हैं। क्या सरकार सभी के लिए लागू करेगी, जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी प्रीमेच्योर सभी के लिए लागू करेगी, या तो फिर केवल उनके लिए लागू करेगी जिन्होंने कोर्ट केस किया है? तो यह समय बताएगा दोस्तों। जैसे ही सरकार के पास कोर्ट का आदेश पहुंचेगा, सरकार का इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकलेगा। आपने देखा होगा 7 नवंबर 2015 के पैराग्राफ नंबर 4 को कोट करते हुए माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि पैराग्राफ नंबर 4 जो है असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का जो है उल्लंघन है, यह माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है उसको भी सरकार को बदलना पड़ेगा। ओआरओपी 2 लागू करते हुए भी, ओआरओपी 3 लागू करते हुए भी उस लाइन को सरकार ने जो है ऐड किया है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को, चाहे अधिकारी हो, चाहे जेसी हो, चाहे जवान हो, चाहे वारंट अफसर हो, उनको ओआरओपी लागू नहीं है, तो उस लाइन को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन निकलेगा दोस्तों। अगर सरकार इसको हाईकोर्ट में चैलेंज ना करे और लागू करने को लेकर के मन बनाए, तो पहले नोटिफिकेशन निकलेगा और उसी नोटिफिकेशन में क्लियर होगा कि किन किन को 2014 जुलाई के बाद के रिटायरीज, किन किन को जो है प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी का फायदा मिलने जा रहा है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब फाइनल नोटिफिकेशन सरकार का निकलेगा तभी जाकर के पता चलेगा कि सभी को मिलेगा या केवल उन केस करने वाले लोगों को ही मिलेगा। और इसके ऊपर और एक चांसेस भी हैं, कहीं सरकार अपील ना कर दे। इसलिए अभी फिलहाल केवल जजमेंट आया है माननीय एएफटी से, हमें इंतजार करना चाहिए सरकार का रुख जब स्पष्ट हो जाए उसको लेकर के। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 सीपीसी को लेकर सरकार से संसद में पूछा गया सवाल, आया जवाब। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से भी मांगे गए हैं सुझाव। जी हां दोस्तों, भारत सरकार से संसद में पूछा गया सवाल कि 8वें पे कमीशन को सरकार ने गठित कर दिया, इसको कब लागू करेगी, इसका रिपोर्ट कब सबमिट होगा, चेयरमैन मेंबर्स कब बनाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों एक रिपोर्ट भी सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट, जिससे यह पता चलता है कि जो गैजेट निकलना है उससे पूर्व डिफेंस मिनिस्ट्री से भी सुझाव मांगे गए हैं।
तो चलिए जो सवाल जवाब हुआ है और जो मीडिया रिपोर्ट है दोनों को देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार से संसद में 4 फरवरी 2025 को सवाल पूछा गया 8वें पे कमीशन के बारे में, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, जिसमें श्री जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन जी ने यह सवाल पूछा है। और सवाल पूछा गया, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन को मंजूरी दे दी है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और इसके गठन की अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी? और साथ ही 8वें वेतन आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा क्या है? यानी कि पूरा साफ साफ सवाल किया गया है कि कमेटी कब बनाओगे और इसको लागू कब करोगे, रिपोर्ट कब सबमिट किया जाएगा। तो इसका जवाब सरकार की तरफ से क्या दिया गया है आप यहाँ पर देखिए। जवाब के तौर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा है, क और ख के लिए सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आगे जितने भी सवाल हैं उनके लिए उन्होंने जवाब दिया, इस पर यथा समय निर्णय लिया जाएगा, यानी कि काम अभी प्रगति पर है। दोस्तों, हालांकि बता दूं, जो गैजेट निकलना है, जो चेयरमैन मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाने हैं, उसको लेकर के रक्षा मंत्रालय से भी सुझाव मांगे गए हैं, ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है। चलिए मैं रिपोर्ट दिखाता हूं वो। दोस्तों, ये जो मीडिया रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जी न्यूज का मीडिया रिपोर्ट है। इसमें हालांकि जो मेन हेडिंग है 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन अनलाइकली टू किक फ्रॉम 1 जनवरी 2026, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बात निकल के आई है दोस्तों कि जो रक्षा मंत्रालय से भी वित्त मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि जो कमेटी बनाने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने हैं, उसको लेकर के रक्षा मंत्रालय से भी सुझाव मांगे गए हैं। ये पूरा रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण अंश है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, द रिपोर्ट एडेड दैट द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज साउट सजेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training, 8 Central Pay Commission terms of references since the approval of the same is before the commission being its work। यानी कि दोस्तों, जो हमने अभी हाल फिलहाल में देखे कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से भी पॉइंट्स भेजे जा चुके हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी पॉइंट्स देने के लिए जो है हिदायत दे दी गई है। लेकिन अभी ये जानने को मिला है, अभी ये खबरें सामने आई है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर के पॉइंट्स मांगे गए हैं, जो कि एक बड़ी खबर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी को। अभी भी फरवरी के महीने में भी हुआ है सर्कुलर 568 के एरियर का भुगतान। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। 2006 से पहले के रिटायरीज को लागू है दोस्तों, और उनमें से बहुत सारों को मिल गया है। बहुत कम संख्या में अभी शायद पेंशनर्स बचे हैं जिनको नहीं मिला है या गलत मिला है। तो ऐसे केसेस में अभी भी भुगतान हो रहे हैं दोस्तों। चलिए एक लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, ये जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, ये मई 2024 महीने का, देखिए मई 2024 में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसका भुगतान अभी हुआ है। नायक लिखमी चंद जी का ये केस है, जिनको 568 सर्कुलर का एरियर तो मिला था लेकिन कम मिला था। उन्होंने कैलकुलेशन शीट मंगवाया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन शीट के साथ साथ बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। ये देखिए अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसका भुगतान फरवरी 2025 में हुआ है। ये देखिए 4720 रुपए ही अमाउंट है। मई के महीने में ही उनका ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, जिसका भुगतान इतने दिनों से नहीं हुआ था, जिसको बार बार ग्रीवेंस डालने के बाद, रिमाइंडर डालने के बाद अभी इसका भुगतान फरवरी महीने में हो चुका है। ये देखिए नायक लिखमी प्रसाद जी का, ये जो लिखमी चंद जी का ये थे केस, और ये देखिए 4720 रुपए का भुगतान अभी फरवरी के महीने में स्पर्श द्वारा कर दिया गया है दोस्तों। तो बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको 568 सर्कुलर का या तो एरियर मिला ही नहीं या तो फिर कम मिला है, तो वो अपना रिवाइज्ड एरियर के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मांग सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सावधान बने, अपने पीपीओ में अपना लास्ट बेसिक पे जरूर चेक करें। आइए समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपको एक लेटर और एक पीपीओ दिखा के समझाता हूं कि कैसे आपने चेक करना है कि आपका सही बेसिक पे लेकर के आपका पेंशन बना है या गलत बेसिक पे लेकर बना है। बहुत सारे पेंशनर के साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि रिटायरमेंट के समय में उनका जितना बेसिक पे था, उनका पेंशन उससे कम बेसिक पे लेके बनाया गया है। तो इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आपको एक लेटर और पीपीओ दिखा के इस मसले को समझाता हूं।
दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर है जो कि पेंशनर को एड्रेस किया गया है। पेंशनर ने तो एंट्री लेवल पे का एरियर के लिए लेटर लिखा था, ग्रीवेंस डाला था, जिसका जवाब में उनको ये जवाब दिया है, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। आप रिटायरमेंट के समय में जितना आपका बेसिक पे था, क्या उतना बेसिक पे लेकर के आपका पीपीओ जारी किया गया है, आपको चेक करना जरूरी है। चलिए, ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस का है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड ऑफिस का जो हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आर्टिलरी रिकॉर्ड का है। चलिए, अब इस लेटर से क्या खुलासा हो रहा है मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस ने हरदीप सिंह जी को ये कहा है कि आपका जो एफएसए है और पीपीओ है वो आपका सही सही बेसिक पे के हिसाब से जारी किया गया है, यानी कि 38,100 रुपए। रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है कि आप 38,100 रुपए बेसिक पे लेकर के रिटायर हुए हो, जो कि आपका सही बेसिक पे था। चलिए, ये सही था कि नहीं था ये तो आगे पेंशनर लगे हुए हैं, वो उनको पता चल जाएगा। लेकिन अब ये जो अमाउंट देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस अपने लेटर में बोल रहा है कि 38,100 रुपए आपका बेसिक पे था आपका रिटायरमेंट के समय में। अब मैं आपको इन पेंशनर का पीपीओ दिखाऊंगा। देखिए, ये जो पीपीओ इनका दिखाऊंगा मैं आपको, हरदीप सिंह जी का ये केस है। चलिए, इनका पीपीओ देख करके समझते हैं कि माजरा क्या है, जिसको आपने भी चेक करना है। ये देखिए, ये सबसे पहले तो आप देखिए इनका ये पीपीओ कब का है। ये पीपीओ है 21 सितंबर 2024 का, यानी कि ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का पीपीओ है, लेटेस्ट पीपीओ है। अब देखिए, अब इनका जो पीपीओ है, अब इस पीपीओ में आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, पे डिटेल्स। ये देखिए पे डिटेल्स। अब इस पे डिटेल्स में अगर आप गौर करेंगे तो इनका बेसिक पे कितना लिया गया है पेंशन बनाने के लिए, देखिए 35,300 रुपए। और लेटर क्या बोलता था, उनका बेसिक पे 38,100 रुपए लेकर के उनका पेंशन फिक्स किया गया है। तो देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ हो सकता है, जो उनका लास्ट का बेसिक पे है उसको ना लेकर के, उससे पुराना बेसिक पे को लेकर के उनका पेंशन बना हुआ हो सकता है। तो इसको लेकर के आपको जागना है। इन पेंशनर को देखिए, 38,100 रुपए तो रिकॉर्ड खुद बोल रहा है लेटर में कि 38,100 रुपए के हिसाब से आपका पेंशन फिक्स किया गया है, जो कि उनका पीपीओ में देखिए 35,300 रुपए है। तो इन पेंशनर को रिवीजन लागू है और मिलेगा। लेकिन आपने दोस्तों जो पीपीओ में चेक करना है, पे डिटेल्स में चेक करना है। नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 लिखा हुआ कॉलम में चेक नहीं करना है, आपने चेक करना है पे डिटेल्स में। और तो आप सबने देखा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण विषय है ये। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।